So, Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll be starting project procurement management knowledge area. और जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ नॉलेज एरियाज ऐसे हैं जो हमने छोड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। पहला हमने कहा था कि इंटीग्रेशन वाला नॉलेज एरिया वो हमने स्किप किया, और वो इसलिए स्किप किया क्योंकि इंटीग्रेशन में हम करते ये हैं कि हमारे बाकी जितने नॉलेज एरियाज हैं उसमें जो कुछ काम हो रहा था उसको इंटीग्रेट करते हैं। और ये जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज एरिया अगर मैं कहूँ तो वो ये वाला है। अच्छा, सो जब तक हम नीचे वाले नॉलेज एरियाज डिटेल में नहीं पढ़ लेते, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन को आप उस तरह से शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ना होती, तो इसलिए मैंने इसको थोड़े अरसे के लिए डिले कर दिया, और अब हम बिल्कुल आखिर पे इसको जाके पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हमने अपना स्कोप का नॉलेज एरिया किया, फिर हमने अपना टाइम देखा, कॉस्ट देखा, एंड वी कवर्ड द क्वालिटी एज वेल। और फिर हमने कहा जी कि यार दो नॉलेज एरियाज आगे आगे ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर ह्यूमन रिसोर्स या जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स जो है ना वो इन्वॉल्व है, लीडरशिप, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर कम्युनिकेशन, उसके अंदर इन्फ्लुएंस करना दूसरे को, और उसके अंदर जो क्या कहते हैं दूसरे की फीलिंग्स को असेस करके और आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो या आप चीज़ों को डील करते हो, वो सारी बातें हम इसमें देखते हैं। सो एचआर का और कम्युनिकेशन वाला नॉलेज एरिया हमने कहा कि यार इन सारी चीज़ों को जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको हम बाद में देखेंगे। तो एचआर, कम्युनिकेशन और आखिर पे हमारे पास स्टेक होल्डर एंगेजमेंट आता है। ये हम एक साथ पढ़ेंगे। एक्चुअली होगा ये कि हम इसी तरह आगे चलते जाएंगे। सॉरी, प्रोक्योरमेंट के बाद हम स्टेक होल्डर पढ़ेंगे, और ये वो फर्स्ट नॉलेज एरिया है जिसके अंदर आप अगेन देखेंगे कि ह्यूमन एलिमेंट है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन है, एंगेजमेंट विद द पीपल है। तो ये जैसे ही हम स्टेक होल्डर कवर कर लेंगे, एंड देन विल कम टू द कम्युनिकेशन। एचआर का मैंने आपको रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कर दी है, और आपके पास अभी इतना टाइम है कि अभी हम प्रोक्योरमेंट पढ़ रहे हैं आज और कल इंशाल्लाह। या बहुत हुआ तो परसों कुछ हिस्सा प्रोक्योरमेंट का होगा, बट होपफुली आज और कल में ये कवर हो जाएगा। अच्छा, सो प्रोक्योरमेंट हो जाएगा और उसके बाद हम स्टेक होल्डर पढ़ेंगे। ऑब्वियसली 2 दिन तकरीबन या 1 दिन स्टेक होल्डर पे लगेगा, और फिर इतना ही 1 से डेढ़ दिन हमारा कम्युनिकेशन पे लगेगा। ये छोटे नॉलेज एरियाज़ हैं, जल्दी कवर हो जाएँगे। तो इस वक़्त तक आई होप कि आप साथ में एचआर को भी देखते रहोगे, या फिर जो कमिंग वीकेंड है उसमें आप इसको कवर कर लीजिएगा। सो ये है हमारा एक जर्नल प्लान। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट नॉलेज एरिया व्हिच इज़ प्रोक्योरमेंट नॉलेज एरिया। और अगर आप रीटा की बुक के अंदर देखेंगे ना, ये नॉलेज एरिया बहुत ओवर स्ट्रेच हुआ हुआ है। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग व्हिच इज़ रिटन देयर। मैं आपको इस नॉलेज एरिया की समरी एक बना के दे रहा हूँ, और इससे ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट वर्ज़न नहीं हो सकता, ठीक है? रीटा के अंदर बहुत सारी एडिशनल बातें भी हैं, मतलब अगर आप सिर्फ़ उसकी वो एक उसने ना लिस्ट ऑफ टर्म्स दी हुई है, टर्मिनोलॉजीज़ जो डिफरेंट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। आप उसको ज़रूर देख लें, 1-2 दफ़ा गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा अच्छी तरह समझ ज़रूर लें, लेकिन सारी टर्म्स को वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कर दी है, आपको उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जिस तरह पढ़ेंगे वो है वो चीज़ जो हमें पीएमपी एग्ज़ाम के अंदर इट शुड बी सफिशिएंट। तो हमारा ये वाला जो नॉलेज एरियाज़ है, इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट इंशाल्लाह आज हम शायद पूरा ना कर सकें, बट स्टिल आई विल ट्राई कि इसको मैक्सिमम कवर कर लें। वो ये है कि प्रोक्योरमेंट के जो प्रोसेसेस हैं वो उसके अंदर क्या कुछ हम करते हैं। प्रोसेसेस को समझना, इस पूरे प्रोसेस का ओवरफ्लो जो आज मैं अभी थोड़ी देर में शुरू करूँगा, ए टू ज़ी हम पहले स्टेप से आखिरी स्टेप पे जाएँगे, कि हर प्रोसेस के अंदर हर स्टेप पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा जो इस लेक्चर का पार्ट होगा या इस नॉलेज एरिया का पार्ट है, वो है अबाउट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करनी है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह करवा दूँगा। सो आज हमारा फ़ोकस जो है वो पहला ये है कि प्रोक्योरमेंट होती कैसे है? प्रोक्योरमेंट है क्या भला, और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पहले हम उनको समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के अंदर जनरली आपको मैंने जब मैं क्वालिटी वाला नॉलेज एरिया पढ़ा रहा था, उस वक़्त मैंने आपको कहा था कि 2 नॉलेज एरियाज़ ऐसे हैं, जिनके अंदर एक्चुअली हमें कोई स्पेशलाइज़्ड डिपार्टमेंट वो असिस्ट करता है। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, और वो हमें क्वालिटी पे बहुत सारी चीज़ों में असिस्ट करता है। हमारी टीम के अंदर में भी क्वालिटी एक्सपर्ट्स उस तरह ना हो, हम इसी क्वालिटी डिपार्टमेंट से ही कुछ लोगों को अपनी टीम पे बुलाते हैं, या वो हमें क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे हेल्प करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, जनरली होता है।
अच्छा, अगर ना हो तो ऑब्वियसली उसको हम कैसे डील करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हम फिलहाल अस्यूम करते हैं कि प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का या प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट होता है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स इसका नाम लीगल डिपार्टमेंट भी होता है क्योंकि इसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग वगैरह होती है, कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज लिखनी है आपने ज़ाहिर है, वो थोड़ी लीगल लैंग्वेज होती है। तो कुछ लोग लीगल डिपार्टमेंट भी कहते हैं, किसी जगह सप्लाई डिपार्टमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है? किसी जगह इसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, बहरहाल। तो ये मेरे पास एक डिपार्टमेंट जनरली इस नॉलेज एरिया का होता है और यहाँ पे हमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो असिस्ट करते हैं। अब हो सकता है इसके अंदर लीगल एक्सपर्ट्स भी हों जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बड़ी अच्छी लिखते हों और इसके अलावा प्रोक्योरमेंट अगेन एक स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है, तो वो भी शायद लोग इसके अंदर होंगे। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? प्रोजेक्ट मैनेजर से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो एक कानूनदान होगा या वो एक लीगल एक्सपर्ट होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर से एक्सपेक्टेशन ये है कि उसे जो प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसे ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं, ये मुझसे क्या कुछ मांगेंगे या मेरा क्या इनपुट इनको चाहिए होगा। स्पेशली अब आप सोचें कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट की ये खास नीड है, मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है, मुझे उसकी क्वालिटी का पता है या मुझे उसकी रिक्वायरमेंट का पता है। अच्छा, कब-कब मुझे चेक करनी है, कब-कब वो चीज़ें मिलेंगी, ये सारी की सारी बातें। अच्छा, मुझे कितने अरसे बाद रिपोर्ट्स चाहिए कि यार कितना परसेंट काम हो गया एंड सो ऑन। ये सारी बातें तो एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वो जो होता है जनरली वो तो ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर होने वाली तमाम प्रोक्योरमेंट्स को एंटरटेन कर रहा होता है। तो अब ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा, तो मैं ये चाहूँगा कि ये कुछ चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंश्योर हों। कि मैं जो काम लेना चाह रहा हूँ, जो काम मैं बाहर से करवाना चाह रहा हूँ या जो मटेरियल सप्लाइज़ मैं बाहर से लेना चाह रहा हूँ, वो एग्ज़ैक्टली वही हों जो मुझे यहाँ पे चाहिए। अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को आपके प्रोजेक्ट के नीड्स का नहीं पता, तो यहाँ से कुछ इनपुट प्रोजेक्ट मैनेजर इनको देता है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर अगर ये चाह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ मीटिंग्स हैं और उन मीटिंग्स में यहाँ पे आपके सप्लायर्स का कोई रेप आना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट भी वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बताएगा ताकि वो लॉयर ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिख सके कि आप में से हर वीक पे इतना बंदा या हर मंथ पे आप एक रिपोर्ट भेजेंगे, एक बंदा आएगा, वो मीटिंग अटेंड करेगा या व्हाटएवर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता होना चाहिए पहली बात कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है। दूसरी बात वो क्यों पता होना चाहिए मैं अभी 1 मिनट में बताता हूँ और दूसरी बात प्रोजेक्ट मैनेजर को ये भी पता होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को मुझे क्या-क्या इनपुट देना है। अच्छा, तीसरी बात ये मैं एक बात अभी मैंने छोड़ी भी है कि क्यों प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पता होना चाहिए, अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, लेकिन ये भी पता हो, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या इनपुट देना है ये भी पता हो और तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजर को वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के देगा, वो जो एक मुआहिदा होगा जो हमें अटॉर्नी लिख के देगा और वो ऑब्वियसली नेगोशिएट करवा के हमें वो कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करेगा कि यार अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया सो जस्ट डोंट वरी। उसकी जो टर्म्स हैं अगर मुझे उस टर्म्स को पढ़ना पड़े तो मैं उन टर्म्स को पढ़ के समझ सकूँ। बिकॉज़ प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट के अंदर होता ये है कि आपको दरमियान में सप्लायर की तरफ से ज़ाहिर है जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी तरफ से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम ये है, "सर ये तो हमने कहा ही नहीं था। सर ये तो आपने माँगा ही नहीं था। सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं था।" अब ये जो बातें हैं, ये मुझे पढ़नी आनी चाहिए सो दैट मैं उसे बता सकूँ भाई इस क्लॉज़ के अंदर ये देखिए ये लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली। सो आपको ये करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर को ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना आना चाहिए और उन टर्म्स को ताकि वो इम्प्लीमेंट करवा सके ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि 3 बेसिक चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई वो क्या-क्या हैं? एक मैंने आपको ये बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आना चाहिए। इसका मतलब ये है उसे प्रोक्योरमेंट के तमाम स्टेप्स का पता हो। ये ना हो कि प्रोक्योरमेंट का अगर उसे पता ना हो और वो ये समझ रहा हो प्रोजेक्ट मैनेजर कि यार मैं 1 हफ्ता पहले प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बताऊँगा और वो मुझे चीज़ें मार्केट से ला देंगे। ये ऐसा नहीं होता। आपको पहले अखबार में कुछ एडवर्टाइज़मेंट देना पड़ता है वगैरह-वगैरह ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक लंबा-चौड़ा प्रोसेस है व्हिच मे टेक इवन मंथ्स।
मुझे अपना कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर ढूँढने में शायद 3, 4, 5 मंथ्स लग गए, तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को वो प्रोसेस नहीं पता होगा, ज़ाहिर है वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोक्योरमेंट को सही तरह से प्लान नहीं कर सकता। तो ये है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत और आपसे एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट या एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप कानूनदान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है? सो वो उसके बारे में हम इस नॉलेज एरिया में देखेंगे। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे साथ के साथ मेरे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इट विल टेक अबाउट 1 एंड हाफ आवर आज हमारा इस पे लगेगा कुछ बेसिक सेट करने में और फिर हम इंशाल्लाह प्रोक्योरमेंट वाले प्रोसेस में एंटर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात है कि पेम्बॉक गाइड के अंदर ना 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। एक है कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट कैन बी एनीथिंग वर्बल और रिटन जो 2 पार्टीज़ के दरमियान 2-3 मल्टीपल पार्टीज़ के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है किसी भी चीज़ के बारे में। उसको आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने या किसी भी कुछ पार्टीज़ ने अपना कुछ काम करने की इंटेंशंस जो ज़ाहिर की हैं और उस पे सबने एग्री कर लिया है, वो है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में भी हो सकता है और लाज़मी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो प्रोजेक्ट चार्टर लिखते हैं, अब वो चार्टर इज़ एन एग्रीमेंट कि यार ये काम है जो हमें करना है ना, दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। इसी तरह हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अप्रूव कराते हैं और बनाते हैं। अब ये भी हमारा एक एग्रीमेंट है कि यार इसको हम करेंगे। एक ईमेल के ज़रिए अगर हमने 2 बातें तय कर ली मिनट्स ऑफ मीटिंग में या मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उसके अंदर हमने एक बातें तय की और मिनट्स ऑफ मीटिंग में उसको लिख लिया और उस पे हमारा एग्रीमेंट हो गया, दैट इज़ अगेन एन एग्रीमेंट। आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑफ एग्रीमेंट इस तरह की बहुत सारी टर्म्स यूज़ करेंगे। एग्रीमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म लेकिन उसका इंतहाई एक फॉर्मल वर्ज़न है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इंतहाई फॉर्मल। अच्छा, अब होता ये है कि प्रोजेक्ट जो है ना वो आपको एक डायग्राम मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी बना चुका हूँ, आज तो ख़ैर हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो ये डायग्राम बार-बार बनेगी। वो ये कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज़ेशन है और उस ऑर्गेनाइज़ेशन ने एक प्रोजेक्ट करना है। अब अगर तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन खुद ही एक प्रोजेक्ट कर रही है, तो इस केस में वो जो टॉप मैनेजमेंट है जिसने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट किया है, इस टॉप मैनेजमेंट ने बी ये कहे कि यार आईटी डिपार्टमेंट एक काम करेगा और ये प्रोजेक्ट बनाएगा और लेट्स से ये है पेरोल सिस्टम बनाएगा और हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट को सारी चीज़ें समझाएँगे वगैरह, वगैरह। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, ये जो मेल आई है, ये जनरली एक एग्रीमेंट की शक्ल में इन दोनों यूज़र्स के विदिन ऑर्गनाइज़ेशन हो जाता है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो पिम उसके अंदर रीटा के अंदर आप एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस जो एक हमारी ऑर्गनाइज़ेशन है उसका जो यूएस डिपार्टमेंट है उसने लेट्स से एशियन डिपार्टमेंट दोनों एक ही ऑर्गनाइज़ेशन है जो उसका यूएस डिवीज़न है उसने एशिया डिवीज़न के साथ आपस में एक एग्रीमेंट किया किसी भी सर्विस को एक्सचेंज करने का। नाउ अगेन दिस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ ऑफ द सेम ऑर्गनाइज़ेशन। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि यार ये काम हम खुद नहीं कर रहे, इनफैक्ट हम इसको किसी और से करवा रहे हैं, तो अब ये जो किसी और होगा, ये जो दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन होगी, ये मेरे साथ जब एक एग्रीमेंट करेगी, तो वो एग्रीमेंट एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा और वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में होगा। ठीक है जी। सो ये है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक लीगल बाइंडिंग है और वो आपको इट्स बिटवीन 2 पार्टीज़ और वो पार्टीज़ एक्सटर्नल होती हैं जनरली इंटरनल नहीं होती। अच्छा, अब जो पीएमपी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में प्रोक्योरमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका ज़्यादा फ़ोकस आप कह लें कि ऑलमोस्ट उनका फ़ोकस होता ही कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोक्योरमेंट पे है, कि अगर आपको क्योंकि ये ज़्यादा फॉर्मल है, ये सारे स्टेप्स प्रोक्योरमेंट के फ़ॉलो करते हैं। आप खुद सोचिए ना कि विदिन ऑर्गनाइज़ेशन तो ईमेल आ गई और काम शुरू हो गया। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो पीएमपी एग्ज़ाम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है और अगर मैं प्रोक्योरमेंट नॉलेज एरिया की बात करूँ तो।
अच्छा जी, सो हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो जनरली वर्बल भी हो सकते हैं। नाउ दिस इज़ स्ट्रेंज, वर्बल कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल और हम ये करते हैं बहुत ज़्यादा। हम 5 करोड़ का घर बना रहे हैं और आप आइए इस्लामाबाद में जाएँ तो मेरे ख़्याल में 4 करोड़, 3 करोड़ का आपका घर बनेगा और मैं कहता हूँ कि और इसमें कोई रिटन एग्रीमेंट शामिल नहीं होता, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हम ठेकेदार कहते हैं, वो उससे मेरा वर्बल एग्रीमेंट होता है। भाई ये काम होगा, इस तरह करेंगे, इतनी पेमेंट होगी और कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टी के साथ हो रहा है बट इट इट मे बी अगेन वर्बल और रिटन, लेकिन हम जो चीज़ समझ रहे हैं, हम जो जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो है पीएमपी एग्ज़ाम और पीएमपी एग्ज़ाम के अंदर जो सिनेरियोज़ दिए जाते हैं, दे टेस्ट यू फॉर अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रोक्योरमेंट जो कि लिखी पढ़ी होती है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है और ये 2 पार्टीज़ के दरमियान होता है और किसी कंपनसेशन या जनरली पैसे की टर्म्स में एक पार्टी काम करती है, कुछ सर्विस देती है, कुछ गुड्स देती है, कुछ सप्लाइज़ देती है और दूसरी पार्टी जो है उसको खरीदती है और उसके बदले कोई चीज़ देती है। सो ये इसके दरमियान दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप है और लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी उस टर्म्स के उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई टर्म्स को अबाइड बाय नहीं कर सकती, उनको फॉलो नहीं कर सकती, तो उस केस में अ, ये मामला कोर्ट में जा सकता है, ठीक है? इसको एक लीगल कवर, एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। स्पेशल कोर्ट्स भी हो सकती हैं और जनरल कोर्ट्स भी आपको लिटिगेशन का जो प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो इख्तलाफात आ जाते हैं डिस्प्यूट हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। विल टॉक अबाउट डिस्प्यूट हैंडलिंग इन डिटेल आगे लेटर ऑन। अच्छा जी, सो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, ये जानना जो है ना एग्रीमेंट और ये क्यों ज़रूरी है? देखें, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी सिनेरियो के अंदर लेट्स से उन्होंने एक एग्रीमेंट बताया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट का ज़िक्र नहीं है, तो आपकी जो इश्यूज़ की हैंडलिंग है और जो आपका कम्युनिकेशन का मेथड है दैट विल बी इनफॉर्मल। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिनेरियो मेरा ये है कि मैं विद इन ऑर्गेनाइज़ेशन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैंने डिपार्टमेंट ए से उसने मुझे कहा था कि मैं आपको ड्राइंग्स बना के भेजूँगा और वो मुझे ज़रा ड्राइंग्स यूज़ करनी है और आगे प्रोजेक्ट पे काम करना है। या वो मुझे अपनी लेट्स से रिक्वायरमेंट भेजेगा और मैंने आगे प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब वो रिक्वायरमेंट मैंने उससे माँगी हुई है और वो अभी तक नहीं आई है, 3 दिन हो गए, ऊपर लेट हो गया है। अब इस पर्टिकुलर केस में मेबी मैं उसको फ़ोन करूँगा या चलते-फिरते मेरा ही अपना कोलीग होगा वो कोई, उससे जाके बात करूँगा, यार वो अभी तक नहीं आया, काइंडली भेज दें, और वो मुझे कहेगा कि अच्छा सर, आप काइंडली, वो मुझे याद नहीं रहा, आप बस एक ना छोटी-सी रिक्वेस्ट ईमेल भेज दें तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अब ये एक वो होगा, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज़ लेट होती है, तो आई वुड लाइक टू रिकॉर्ड दिस। आई वुड लाइक कि इसको मैं इस तरह फॉर्मली कन्वे करूँ कि भाई ये चीज़ अभी तक नहीं मिली, सो दैट अगर बाद में कोई मसला आता है, लेट्स से मैं 1 हफ्ता वेट करता रहता हूँ या मैं उसे फ़ोन पे कह देता हूँ, वो कहता है ठीक है मैं भेज दूँगा। फिर 10 दिन बाद मैं कहता हूँ यार अभी तक नहीं आई, वो कहता है सर मैं भेज दूँगा, और इस चक्कर में महीना गुज़र जाता है और अब हम कहते हैं कि यार हमारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आपने 1 हफ्ता 10 दिन लेट सप्लाई की तो हम आपकी इतनी परसेंट पेमेंट काट लेंगे। वो कहता है आप काट ही नहीं सकते, आपने कब कहा है? तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम जब भी कम्युनिकेट करें, तो हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करें, बिकॉज़ अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, वो मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कोई विद इन ऑर्गेनाइज़ेशन लीगल सिर्फ़ एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक लीगल स्टेटस है। तो अब अदालत जो है ना, वो उन फ़ोन कॉल्स को एंटरटेन नहीं करेगी, अदालत उस रिटन प्रूफ या रिकॉर्ड को एंटरटेन करेगी जो हमारे पास होगा। सो हम ज़्यादा फॉर्मल होंगे, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट है, या इसे हमें आंसर देते हुए देखना पड़ेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं या हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्रीमेंट की एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था। एक है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, एसएलएस कहलाते हैं। फिर मेमोज़ ऑफ इंटेंट है, लेटर ऑफ इंटेंट है, लेटर ऑफ एग्रीमेंट है, ईमेल्स हैं या वर्बल एग्रीमेंट है, ये सब एग्रीमेंट है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल्स में मैंने आपको वो भी बताया कि चार्टर इज़ एन एग्रीमेंट। मैंने आपको ये भी बताया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज़ एन एग्रीमेंट। लेकिन जो फॉर्मल फॉर्म है एग्रीमेंट की, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है और वो जनरली हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब डील कर रहे हो। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा, द वे यू कम्युनिकेट या
आपका कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो किस लेवल पे आप रेज़ करोगे और कितनी जल्दी रेज़ करना चाहोगे या आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करोगे, इट विल ऑल डिपेंड कि आपका इंटरनल एग्रीमेंट है या आपका एक्सटर्नल फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो आप हर चीज़ को बड़े डिफरेंट एंगल से देखोगे और उसमें आपके रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन फॉर लेटर प्रूफ्स वो ज़्यादा फॉर्मल होंगी। अच्छा जी, उसके बाद अ हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपने लाज़मी देखना है कि वो जो सिचुएशनल क्वेश्चन बताया गया हुआ है, वो इंटरनल एग्रीमेंट की बात कर रहा है या वो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है और उससे आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी अपना आंसर ढूँढने में। सो नाउ इस नॉलेज एरिया के लिए जो हम जनरली मतलब थ्रू आउट दिस कोर्स भी और अदरवाइज भी एटलीस्ट नेक्स्ट 2 डेज या आज का दिन और कल का दिन जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म इसलिए जैसे मैंने कहा कि पीएमपी का ज्यादा फोकस कॉन्ट्रैक्ट ही होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लेके आगे चलेंगे। अच्छा, अब एक और बात कि अगर तो आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट थोड़ी-सी आपकी रिजिड होगी। रिजिड इन अ सेंस कि बहुत सारी चीज़ें ना आपको फ़ॉलो करनी पड़ती हैं फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कहेगा यार जीएसटी अप्रूव्ड फर्म का लाज़मी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंजीनियरिंग काउंसिल है पाकिस्तान के अंदर पीईसी उनकी उनके साथ रजिस्ट्रेशन लाज़मी है। अच्छा, उसके बाद वो कहेगा कि यार अगर आपका पैसा लेट्स से जो जो बिल है आपका जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो इट्स बिटवीन 1 टू लेट्स से 1 रुपीज़ टू 25,000 और 50,000, तो आपने क्या करना है, आप जाके मार्केट से 3 कोटेशंस लेंगे, एटलीस्ट 3 कोटेशंस लेट्स से, ठीक है जी? और तीनों में से जो लोएस्ट होगा आपने वो लेनी है, लेकिन ये तीनों जीएसटी अप्रूव्ड होने चाहिए। अब ये कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट का पैसा जब इस्तेमाल होता है, पब्लिक मनी जब इस्तेमाल होती है, तो उसके पीछे कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो कहता है अगर 50,000 से ऊपर-ऊपर है, तो अब आप क्या करें कि लेट्स से वो आपको कहता है कि आपने बिड्स जो है ना वो कॉल करनी है, आपने अखबार में नोटिस देना है, उसके बदले में लोग बिडिंग करेंगे, टेंडर्स जमा कराएँगे, फिर उसमें एक कमेटी बनेगी एंड बहुत सारे रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे। जनरली आपने पेपरा रूल्स का नाम सुना होगा, वो पेपरा रूल्स बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ऑर्गनाइजेशन के अंदर जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर है या मेथड है उसको फॉलो मतलब वो बताता है फेडरल लेवल पे। इसी तरह पंजाब का अपना भी एक रूल है। अच्छा, अब या अदर अदर प्रोविंसेस का भी अपना हो सकता है। नाउ गवर्नमेंट की और जो प्रोक्योरमेंट है वो ज़्यादा मैंने आपको कहा कि रिजिड है क्योंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व होती है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि लोग अपने ही किसी बंदे को नवाज़े ना या अंडर द टेबल कोई काम ना हो रहे हो या करप्शन ना हो रही हो, तो उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस जनरली दे आर फ्लेक्सिबल। उसमें एक मैनेजर लेवल पे भी उस बंदे के पास बड़ी अथॉरिटी होती है कि वो डीलिंग कर ले। अच्छा, फिर इसी तरह प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस में जनरली ये हम एथिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। समटाइम्स ना प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्टर से, सप्लायर से गिफ्ट लेना समटाइम्स एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में शायद ये ना हो। तो प्राइवेट और पब्लिक का पर्सपेक्टिव भी आप अपने माइंड में लाजमी रखें कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस जितनी होती हैं, वो अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं प्रोक्योरमेंट के, तो उसमें थिंग्स वुड बी फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसीजर। अच्छा, फिर कुछ स्पेशल आप कह लें कि प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर एनओसी या लाइसेंसिंग शामिल होगी। फॉर एग्जांपल डिफेंस रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर असला, बारूद या फायरवर्क्स के जैसे होते हैं, उनके अंदर आपको फायरवर्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क चीज़ें। इसी तरह पेट्रोलियम की जो हैज़ार्डस प्रोडक्ट्स की या उनके उनसे रिलेटेड मसलन मैं कहता हूँ यार मैं अपनी ऑयल रिफाइनरी लगा रहा हूँ, तो अब मैं उसके फ्यूम्स आने हैं बहुत सी जगह व्हिच इज़ अ वेरी बिग हैज़ार्ड, हेल्थ के लिए भी, अदरवाइज़ भी केमिकल के लिहाज से, फायर के लिहाज से इट्स अ सीरियस थिंग। तो ऐसे अच्छा, इसी तरह कोई मुझे मेडिसिन से रिलेटेड कुछ चीज़ करनी है तो ज़ाहिर है ये लाइसेंस देंगे, हर हर कोई अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर मतलब इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर हम ना सिर्फ़ ये कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो ये प्रोक्योरमेंट या प्रोजेक्ट कर रही है, सिर्फ़ वो ऑथराइज़्ड है ये काम करने को, बल्कि ये अगर आगे अपना काम का किसी कुछ हिस्सा किसी और से करवा रही है तो वो भी फिर हो।
फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेडिसिन्स के लिए कुछ केमिकल्स मंगवाने हैं, तो क्या ये केमिकल्स प्रोवाइड करने वाले खुद भी इस काबिल हैं कि मेडिसिन में जो केमिकल यूज़ होने होते हैं वो दे सकें? ये ना हो कि वो जो मशीनरी को केमिकल देने होते हैं या जो प्लास्टिक मटीरियल बनाने के लिए केमिकल्स हैं, वो वही चीज़ उसी तरह का कुछ वेरिएशन इधर दे दें। सो वी हैव टू बी फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, इसी तरह फूड से रिलेटेड जो है, या जैसे मैंने आपको कहा कि पेट्रोलियम जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड या एक्सप्लोसिव से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ लाइसेंसिंग भी होनी होती है। तो ऐसे एग्रीमेंट के अंदर विल टॉक अबाउट कि ये एग्रीमेंट के अंदर ना कुछ डिफरेंट डिलीवरी मेथड्स हैं। वो डिलीवरी मेथड्स क्या है? तो ये लेकिन हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाला फैक्टर भी माइंड में ज़रूर रखना चाहेंगे। अच्छा, अब सो एग्ज़ाम जो है वो आपको अस्यूम ये करता है कि आप एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू वुड बी वर्किंग विद इन क्लोज रिलेशनशिप विद द procurement या लीगल डिपार्टमेंट, और उसमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट इन द procurement प्रोसेस, इवन इफ यू डू नॉट लीड द दैट प्रोसेस। मतलब आप, मुझे नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, ज़ाहिर है ये किसी लीगल एक्सपर्ट का काम है, बट मेरा इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। और ये मैं अभी इस पूरे लेक्चर के दौरान भी आपको 2-3 फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो हाइलाइट करता जाऊँगा कि मेरा एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या रोल है। एक तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट्स इस लीगल डिपार्टमेंट को नहीं पता। वो जो मैंने काम करवाना है, वो जो प्रोक्योरमेंट लेनी है, वो जो क्वांटिटी है, जिस क्वालिटी या ग्रेड की चीज़ मुझे चाहिए, वो ज़ाहिर है मैं बताऊँगा। दूसरी बात, मुझे इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें भी या रिक्वायरमेंट्स भी बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये बताना चाहूँ मे बी कि ये जो जिस भी लो बंदे से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, जिस भी ऑर्गनाइज़ेशन से, उसने लाज़मी हमसे हर मंथ में एक रिपोर्ट ये वाली भेजनी है, और हमसे हर लेट्स से हर मंथ में 1 दफ़ा हमारी मीटिंग अटेंड करनी है, और हर 15 दिन बाद ये रिपोर्ट भेजनी है, या इस तरह की कोई चीज़। सो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता होना है। एक और बात भी है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आवर पोटेंशियल सप्लायर एंड द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ये मैं इसके बारे में बात करूँगा बाद में, लेकिन अभी आप ये समझिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर ये नहीं है कि अगर प्रोक्योरमेंट लीगल डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर हाथ पे हाथ धरा बैठेगा, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर के बगैर ये प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकती। देन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट। योर से यहाँ पे मुराद ये है कि आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम इस वक्त डील कर रहे हैं आपको। सो विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन, ये है हमारे पास 3 प्रोसेसेस जिसके अंदर हम अपना पूरा प्रोक्योरमेंट करते हैं। पहला है प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, दूसरा कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, और तीसरा कंट्रोल प्रोक्योरमेंट। एक प्लानिंग के अंदर है पहले वाला, दूसरा जो है वो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर है, और तीसरा जो है वो मेरे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पे है। जिन लोगों ने पुराना पीएमआई का, पिमबॉक गाइड का, जो सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पुराना स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, 5th एडिशन वाला, उसमें आपको याद होगा कि एक और प्रोसेस भी हुआ करता था जिसका नाम था कंट्रोल प्रोक्योरमेंट। तो अब वो सॉरी क्लोज प्रोक्योरमेंट, अब वो क्लोज प्रोक्योरमेंट जो है वो कंट्रोल प्रोक्योरमेंट का ही पार्ट बन गया हुआ है। खैर, अच्छा, अब मैं आई वुड लाइक यू टू गिव एन ओवरव्यू जिसके अंदर मैं पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ए टू ज़ी वो बताऊँगा। लेकिन ज़ाहिर है बहुत डिटेल नहीं, वो डिटेल मैं स्लाइड पे ही आपको कवर करूँगा ताकि कुछ पॉइंट्स आपके रहें। बिकॉज़ मैंने जैसे कहा कि ये बातें शायद, ये इंट्रोडक्टरी बातें जो जो मैंने कही हैं या जो अभी मैं ओवरव्यू दूँगा, ये तो फिर भी शायद आपको रीटा के अंदर मिल जाए, लेकिन वो जो स्लाइड्स हैं वो शायद ना मिलें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मेजर पार्ट अपना स्लाइड पे ही कवर करूँ ताकि उस स्लाइड के साथ आपकी रिकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है? अच्छा जी, अब आपने कुछ बातें ये ज़हन में रखना है कि हमारे प्रोजेक्ट पे सिर्फ़ एक आधी कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही होती, मल्टीपल प्रोक्योरमेंट हो रही होती हैं। और आपने ये भी ज़हन में रखना है कि हम जो प्रोसेस अभी प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं, वो प्रोसेस हर प्रोक्योरमेंट पे हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि लेट्स से मैंने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक चीज़ तो ये डिसाइड की कि यार मेरा मटेरियल बाहर से आएगा। लेट्स से मेरा ईंटें, सीमेंट और इस तरह की चीज़ें, और इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह-वगैरह, पाइपिंग, ये बाहर से खरीदनी है। अब आप देखिए ये सारी मल्टीपल प्रोक्योरमेंट्स हैं। सीमेंट कहीं और से आ रहा है, ये एक प्रोक्योरमेंट है। रेत कहीं और से मंगवा रहा हूँ, दूसरी प्रोक्योरमेंट है। ईंटें कहीं और से मंगवा रहा हूँ, ये चौथी प्रोक्योरमेंट है। अच्छा, इसके अलावा मैं केबल्स मंगवा रहा हूँ वगैरह-वगैरह, ये वगैरह। एक काम मैं कहता हूँ लेट्स से, बल्कि मैं पाइपिंग वगैरह मंगवाता हूँ। एक काम मैं करता हूँ कि एज़ अ लम्प सम
मतलब एज़ अ होल मैं अपना जो इलेक्ट्रिकल वाला सारा काम है, वो आउटसोर्स कर देता हूँ। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रीशियन है, अब मैं वो भी नहीं ले रहा, ये सर्विस ऑफ इलेक्ट्रीशियन जो है ना, वो भी मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ। तो आप कुछ सर्विसेज़ ऐसा अच्छा मुझे अपना मैप बनवाना है, मुझे कोई एनओसी लेना है, उसके लिए मैं कोई लॉयर या उसको हायर करता हूँ। तो अब ये भी एक प्रोक्योरमेंट है क्योंकि ये काम मैं कहता हूँ कि मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये सर्विस मैंने आउटसोर्स कर दी। तो आप मटेरियल भी खरीद सकते हो, आप चीज़ें प्रोडक्ट्स भी गुड्स भी खरीद भी सकते हो, वो भी मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एज़ वेल एज़ कुछ सर्विसेज़ भी शायद आपको चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट पे प्रोक्योरमेंट के ज़ुम्रे में आती हैं। दैट मीन्स तमाम वो चीज़ें जो मैं खुद नहीं कर रहा, तमाम वो मटेरियल, तमाम वो सर्विसेज़, तमाम वो आप कह लें कि मशीनरी जो मैं खुद नहीं ले रहा या खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो मैं बाहर से आउटसोर्स करूँगा और वो सारी की सारी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है? अब आप देखें कि कुछ आइटम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्वांटिटी वाइज़ मैं मँगवा रहा हूँ। कुछ चीज़ें वो मेबी मैं लीटर्स में मँगवा रहा होऊँगा, ठीक है? कुछ चीज़ें नंबर्स में मँगवा रहा हूँगा, इतने हज़ार ईंट, इतने सैकड़ा समथिंग, ठीक है? वो मैं नंबर्स में मँगवा रहा हूँगा और कुछ चीज़ें वो कुछ ऐसी होंगी, वो प्रोडक्ट्स या चीज़ें होंगी ही नहीं, मैं सर्विसेज़ ले रहा हूँ। मैं किसी वकील की सर्विस ले रहा हूँ, मैं किसी इलेक्ट्रीशियन की सर्विस ले रहा हूँ, किसी डिज़ाइनर की कौन जो मुझे घर का मैप बना के दे रहा है, उसकी सर्विस ले रहा हूँ। ये सारी बातें सर्विसेज़ में आती हैं, लेकिन ये सब अलग-अलग एक प्रोक्योरमेंट है बज़ाते खुद। क्योंकि इनकी नेचर डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इन तीनों चीज़ों को या चारों चीज़ों को या हर प्रोक्योरमेंट को मैं अलग से एक स्ट्रैटेजी के थ्रू डील करूँगा एंड विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा, सो दैट मीन्स हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोक्योरमेंट्स हो सकती हैं और हम ये जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, इनमें से हर चीज़ के लिए करेंगे। और दूसरी बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल बिगिन एंड एंड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है लेट्स से मेरा मटेरियल आ गया, जो जितना भी मटेरियल आना था पहले 6 महीनों में हर 10 दिन बाद कुछ चीज़ें आती रहीं। अब वो प्रोक्योरमेंट है, मतलब लेट्स से ईंटों जो है ना, ईंटें मेरी पहले 4 महीने में आ गई, तो अब ईंटों वाली प्रोक्योरमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। इसका प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट से एंड तक खत्म हो गया। लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल का सामान आ रहा है, इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज़ जारी हैं, तो ये प्रोक्योरमेंट ऑन है। इसी तरह एक और प्रोक्योरमेंट है, वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। लेट्स से मैं कहता हूँ वुड वर्क वो बाद में स्टार्ट करेंगे या पेंट वर्क आखिर में करेंगे। अब ये वो प्रोक्योरमेंट और ये लेट्स से मैंने आउटसोर्स कर दिया हुआ है। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने सर्विस पेंट की आउटसोर्स किया, मैंने उसे कहा कि पेंट भी आप अपना ही लाएँगे, विद मटीरियल सारा का सारा काम आउटसोर्स कर दिया हुआ है, तो ये अगेन एन अदर प्रोक्योरमेंट है। तो कुछ प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही होती हैं, कुछ एंड हो रही होती हैं, 3-4 प्रोक्योरमेंट्स हो सकता है पैरेलल में भी चल रही हो। तो हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोक्योरमेंट्स हो सकती हैं, हर प्रोक्योरमेंट को हमने इसी प्रोसेस के थ्रू जो मैं अभी आपको ओवरव्यू दूँगा, उसके थ्रू डील करना है एंड साथ के साथ कुछ प्रोक्योरमेंट क्लोज़ होती जाएँगी और कुछ नई खुलती जाएँगी। ठीक है जी? अच्छा जी, अब ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू ये है कि अगर आपको मैं बल्कि ओवरव्यू को थोड़ा-सा चलें स्लाइड्स पे चलाते हैं इसको, बल्कि नहीं, मैं एक दफ़ा आपको ना उस ब्लैंक स्क्रीन पे लेके जाके और फिर मैं इधर आता हूँ। अच्छा, अब देखिए कि सबसे पहले अगर आपको रीटा का वो प्रोसेस चार्ट याद हो, जो चैप्टर 3 में मैं शुरू में बड़ा उस पे ज़ोर दिया करता था और मैं अस्यूम ये कर लिया उसके बाद कि आप लोगों को याद होगा। अगर आप प्लानिंग के अंदर आते थे, तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और अप्रोच और वो बताते थे अगर आपको याद हो। फिर हम कहते थे कि हम अपने प्रोजेक्ट का तमाम नॉलेज एरियाज़ के प्लानिंग पार्ट जो है उसको बनाएँगे, हाउ टू प्लान वाला पार्ट। फिर हम कहते थे कि हम अपनी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, उन रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और हम अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क बताएँगे। इस स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाने के बाद जब मैं डब्ल्यूबीएस बना रहा होता हूँ, वो एक्चुअल में दरमियान में टीम भी आएगी और वो सारा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैं जब डब्ल्यूबीएस बना रहा होता हूँ, तो इस प्रोक्योरमेंट सॉरी इस वक़्त मैं एक चीज़ डिसाइड करता हूँ कि ये मेरा टोटल काम है। इसमें से कौन-सा काम मुझे खुद करना है और कौन-सा काम मुझे आउटसोर्स करना है। अच्छा, अब काम तो मेरे पास अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, लेट्स से मुझे घर बनाना है, एक काम ये है। लेकिन ये घर बनाने के लिए मैं कहता हूँ मुझे दीवारें बनानी है। अच्छा, और वो दीवारें बनाने के लिए मैं कहता हूँ किस तरह बनाऊँगा जी, मैं ईंटों की बनाऊँगा। अब ईंटें खरीदना जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है बेसिकली देखा जाए। क्योंकि आपको याद है हमने 2 तरह के स्कोप बताए थे, एक था प्रोडक्ट का स्कोप वो है घर,
लेकिन इस घर को बनाने के लिए जो दीवारें बना रहा हूँ, ये ईंटें मैं कहाँ से लाऊँगा? अब ये जो ईंटें लाने का काम है, ये तो ज़ाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है। अब मैंने आपको कहा था कि हमारे स्कोप में प्रोडक्ट भी शामिल है, प्रोजेक्ट भी शामिल है, दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो अब ये काम जो मैंने आपको अभी कहा कि मुझे ईंटें मँगवानी है, ये भी प्रोक्योरमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, और मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने प्रोजेक्ट पे कौन-सी चीज़ें बाहर से मँगवानी है, तो पहली बात मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये मटीरियल, दिस इज़ अ वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी का वर्क है, लेकिन मैं इसको बाहर से करवाऊँगा। दूसरी प्रोक्योरमेंट मेरी हो सकता है और कोई सर्विसेज़ की हो मे बी, और मैं उधर से कराऊँगा, बट व्हाटएवर इट इज़, वो एक हम मेक और बाय डिसीजन करते हैं। तो मेक और बाय डिसीजन के नतीजे में हम ये चीज़ इस डिसीजन पे पहुँचते हैं कि बात हम अपने प्रोजेक्ट के ये जो टोटल स्कोप है, इसमें से कौन-सी चीज़ें खुद बना रहे हैं या कौन-सी चीज़ें खुद ले रहे हैं, कौन-सी चीज़ें बाहर से ले रहे हैं। इसको हम कहते हैं मेक और बाय डिसीजन। अच्छा, लेट्स से अब मैं चीज़ों को आसान रखने के लिए मैं कहता हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाहर से लेने का सोच रहे हैं। एक है आपकी सर्विस, कोई भी सर्विस, जैसे मैंने कहा कि मैं मैप बाहर से मँगवाऊँगा। तो ये सर्विस मैंने कहा कि या मैं अपनी जो ज़मीन है उस का वो जो सॉइल टेस्ट करते हैं, वो हम करेंगे कि हमारी ज़मीन में कितनी पथरीली है, कितना पानी, वो जो उसके चेक करने के लिए अर्थक्वेक से लिहाज से वगैरह वगैरह। मैंने अपनी ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग की। अब ये जो सॉइल टेस्टिंग है, मैं कहता हूँ मैं खुद नहीं करूँगा, इस सर्विस को मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ पूरी की पूरी। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूँ मुझे अपने घर बनाने के लिए जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, मुझे जो ब्रिक्स मिलेंगी ये खरीदनी है, एंड मैं बाकी बातें अभी नहीं कर रहा। मुझे ब्रिक्स लेनी है और लेट्स से मुझे सीमेंट जो है वो मैं खुद खरीद रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी काम मैं और बहुत सारे आइटम, लेकिन हम फिलहाल नहीं कर रहे। एक और हम करते हैं, वो है एक कॉम्प्लेक्स किस्म का, क्योंकि मेरा मैंने बनाना है एक बड़ा सा मॉल। इसके अंदर एयर कंडीशनिंग का जो मैकेनिज्म लगेगा, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का, वो इतने बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर लगना है ना। ये वो ईंटों की तरह, सीमेंट की तरह मटेरियल नहीं है, और ना ही ये सॉइल टेस्टिंग की तरह एक सर्विस है प्योर। ये एक सॉल्यूशन मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मार्केट में जब मैं जाऊँगा तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, डिफरेंट सप्लायर्स, डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस, वो मुझे मल्टीपल सॉल्यूशंस देंगी। एक आपको कहेगा सर, हम आपको पूरा एचवीएक सिस्टम एक देते हैं, और उसके अंदर हम बैकअप सप्लाई भी हमारी होगी, अगर ट्रिप कर जाता है वो भी होगा, सीलिंग का काम भी शामिल है, ट्रंकिंग का भी शामिल है, व्हाटएवर। अच्छा, एक और आता है, वो कहता है कि हम आपको एक सेकंड हैंड सिस्टम देते हैं जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट है और इस तरह। एक और आपको बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नया डिजाइन निकाल के दे देता है। तो अब ये एक आपके साथ आपको एक काम चाहिए था, और उस काम के मल्टीपल प्रोसीजर्स या मल्टीपल उसको करने के मेथड या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अब ये डिफरेंट लोग डिफरेंट सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे। ईंटों के केस में लेट्स से, या मुझे एसी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, तो मैं एयर कंडीशन के बारे में कहता हूँ यार मुझे 1.5 टन के 50 एसी चाहिए, लेट्स से, ठीक है? या मुझे जैसे मैंने कहा ईंटें चाहिए, तो मुझे इस तरह की इतनी इतनी ईंटें क्वांटिटी में चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जनरली क्वांटिटी की बात हो रही होती है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन बनाते हो, और हो सकता है कि एक जब मैं मार्केट से चीज़ें मँगवाऊँ तो वो डिफरेंट सॉल्यूशंस आएँ, और उन सॉल्यूशंस में बहुत बड़ा-बड़ा गैप भी हो सकता है, बहुत बड़ा-बड़ा गैप, ठीक है? ईंटों के बारे में हम कह सकते हैं कि यार कितना एक फ़र्क होगा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ठीक है? और इसी तरह सॉइल टेस्टिंग की सर्विस है अगेन। ये 3 तरह की प्रोक्योरमेंट हमने लेट्स से अपने प्रोजेक्ट पे करनी है। ईंटें खरीदनी है, व्हिच इज़ अबाउट मटीरियल, और उसके बाद मुझे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग करनी है, व्हिच इज़ अ सॉल्यूशन दैट वी नीड, और मुझे अपना सॉइल टेस्ट करना, व्हिच इज़ अ प्योर सर्विस, जो मुझे आउटसोर्स करनी है। अब मैं क्या करूँगा, हो सकता है प्रोजेक्ट की ये जो सॉइल टेस्ट है, ये तो बिल्कुल प्रोजेक्ट के स्टार्ट में मुझे चाहिए हो। ईंटें शायद थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए हो, और एयर कंडीशनिंग में भी आफ्टर अ सर्टेन स्टेज जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, ज़ाहिर है फिर मैं ट्रंकिंग वगैरह कर सकता हूँ। अब सॉरी अब ये वो बातें हैं जो ये मैंने डिसाइड कर लिया कि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने मेक और बाय करनी है। इन चीज़ों को सामने रखते हुए मैं अब अपना एक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाऊँगा कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोक्योरमेंट कैसे करूँगा।
प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बन गया। फिर मैं इनमें